हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सीआईडी को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, कहीं इन लोगों को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे। सीआईडी को फोन करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो मिस्टर हेमंत, कल शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच कहाँ पे थे आप? 7 से 10 के बीच। अरे हाँ सर, मेरे दोस्त की जन्मदिन की पार्टी थी, उसी में गया था। ओ, पार्टी में? और ये दोस्त कौन सा था? क्या नाम है उसका? जी देवेंद्र। देवेंद्र। देवेंद्र है इसमें देवेंद्र? देवेंद्र, यस देवेंद्र। ये पार्टी कहां पर थी? सर उसी के घर में, वैशाली नगर में। वैशाली नगर? वैशाली नगर? जरा देवेंद्र को फोन लगाइए। क्यों सर? अरे कल उसका बर्थडे था ना, तो हम लोग भी उसे हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। क्या नुकसान है? बर्थडे तो कल था ना सर। तो क्या हुआ, हम लोग भी थोड़ा डांस कर लेंगे। हाँ, एक दिन लेट ही सही। लगाइए लगाइए। क्या हुआ? लगाओ फोन। वो सर मैं। ठीक है, यहाँ लो, मैं लगाता हूँ और टाइम लेते हो। देवेंद्र ये क्या? तुम्हारे फोन बुक में देवेंद्र नाम का कोई आदमी है ही नहीं। नहीं? वही तो, न जाने कैसे डिलीट हो गया। कोई बात नहीं हेमंत जी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गड़बड़ हो जाती है ना? वैसे आप पार्टी में गए तब फोन तो साथ में लेकर ही गए होंगे। हाँ सर, बिना फोन के तो मैं कहीं भी नहीं जाता। वही तो, फिर भी ये मोबाइल कंपनी वाले कह रहे हैं कि कल शाम को 7 और 10 बजे के बीच आपका फोन वसंत नगर इलाके में था। बसंत नगर? हाँ, बसंत नगर। 22 किलोमीटर दूर है बसंत नगर वैशाली नगर से, जहां पे बर्थडे पार्टी चल रही थी। पार्टी से 22 किलोमीटर दूर तुम्हारा फोन कैसे पहुंच गया? पता नहीं सर, टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। सीसीटीवी कैमरा का नाम सुना है? वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। अच्छा,
हेमंत जी, बसंत नगर के मोड़ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, उसमें कल रात को 8:30 बजे आपकी फोटो छपी है। मेरी फोटो? हाँ, आपकी फोटो। क्यों गए थे वहां पे? मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं हेमंत जी, कोई बात नहीं, हम याद दिला देंगे आपको। आप बसंत नगर इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर आपकी सेक्रेटरी मोनिका का घर है। लेकिन मोनिका तो मर चुकी है, मैं वहां क्यों जाऊंगा? क्योंकि मोनिका को तुमने मारा था। नहीं, और तुम वहां सबूत चोरी करने के लिए गए थे, वो सबूत जो मोनिका को मिला था तुम्हारे खिलाफ करप्शन का, समझे? वो चाकू कहाँ है जिससे तुमने मोनिका का खून किया था? पोल खुल गई तो ड्रामा कर रहा है सर। हेमंत, संभाल के। हेमंत, हेमंत, हेमंत। सर, इसकी तबीयत तो वाकई खराब हो गई। ले जाओ इसे, जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। अरे, समझ गए? ये अचानक इसे क्या हो गया? सर, केस तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया था, ये अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? हाँ, एसीपी प्रद्युमन सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं डैनी बात कर रहा हूँ सर। सर कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं सर। सर आप जल्दी आ जाइए सर। डैनी बताओ, कहां से बात कर रहे हो, क्या हुआ है, बताओ जल्दी। हेलो 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 डैनी, हेलो हेलो। क्या सर, किसका फोन था? कोई डैनी नाम का आदमी था, मदद मांग रहा था। नंबर है 11923641। देखो एड्रेस क्या है उसका, कोई इमरजेंसी है। डैनी, रेडी उस तरफ क्या? डैनी, क्या हुआ अभिजीत? चीखने चिल्लाने की आवाज ना आए, मुंह पे भी टेप लगा दिया है। बहुत मारा पीटा है बेचारे को। कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा लगता है। अभिजीत, काम करो, तुम जरा चेक करो, देखो और कुछ मिलता है क्या है? निखिल, इस तरफ जाओ। रेडी, टेप निकालो उसकी।
सर अब खुली तक पहुंचेंगे कैसे? ना तो हमारे पास लाश है और ना ही कोई सबूत। सबकी धज्जियां उड़ चुकी है। फ्रेडी, आज तक कोई भी गुनहगार हमारे हाथों से बचा नहीं है, समझे? साळुंके को बुला लो यहां पर। कुछ ना कुछ तो जरूर ढूंढ के निकालेगा वो इस राख में से। और ये डैनी, इस डैनी के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो। देखो क्या क्या करता था, कहां कहां जाता था और किस किस से मिलता था। इस बेचारे को किसी लकड़ी की चीज से बड़ी बेरहमी से मारा गया है। लकड़ी की चीज? किस तरीके की लकड़ी है, कुछ पता चला? मैंने टेस्ट किया है, ये एक कंप्रेस्ड वुड है। ऐसी लकड़ी जिसका इस्तेमाल क्रिकेट के बैट या हॉकी की स्टिक बनाने में काम आता है। ओह, इसका मतलब डैनी को क्रिकेट के बैट से मारा गया है। एक बात और अभिजीत, ये बॉम्ब भी कोई सीधा साधा बॉम्ब नहीं था। अच्छा, किस चीज से बनाया गया ये बॉम्ब? अमोनियम गैट्रेट, उसमें बेंजोडियम ऑयल और ट्रीनियम ऐश को मिला करके ये खतरनाक बॉम्ब बनाया गया। अमोनियम गैट्रेट और बेंजोडियम ऑयल, काफी सोच साच के बनाया गया ये बॉम्ब। बहुत ही खतरनाक बॉम्ब है और इस बॉम्ब को एक बीमारी भी है। वो क्या? वो ये कि इस बॉम्ब को लेकर के ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं किया जा सकता है। क्यों सर? वो इसलिए फ्रेडी कि अगर इसे लेकर के ज्यादा दूर तक जाएंगे तो ट्रेवल की वजह से मूवमेंट होगा, बॉम्ब हिलेगा तो फट जाएगा। इसका मतलब वो बॉम्ब डैनी के घर के आसपास ही बनाया गया होगा। सर अगर वो लोग डैनी का खून पहले ही कर चुके थे तो वहां उन्हें बॉम्ब रखने की जरूरत क्या थी? उन्हें गलतफहमी होगी कि ऐसा करके वो सारे सबूत मिटा देंगे और हम लोगों से बच जाएंगे। और वो ये नहीं जानते कि सीआईडी रेगिस्तान में से भी सुई ढूंढ सकती है। सर ये रोहन है। डैनी जिस घर में रहता था वो इसका है। डैनी तुम्हारे घर में रहता था? क्यों, भाड़े पे दिया था उसे? नहीं सर, डैनी बचपन से मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था और इस शहर में उसके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था, तो मैंने उसे अपने साथ रख लिया। जब ये सब हुआ तो तुम कहां थे? 2-3 दिन से मैं बाहर था। आज सुबह ही मैं घर लौटा। अच्छा, डैनी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? डैनी की दुश्मनी? सर, डैनी तो बहुत शरीफ और मेहनती लड़का था, उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? कोई तो दुश्मन था डैनी का, कोई ऐसा दुश्मन जिसने डैनी को बॉम्ब से उड़ा दिया। मैं खुद भी हैरान हूं सर, ना जाने डैनी कौन से चक्कर में फंस गया था। फंस गया था? क्या मतलब? पता नहीं सर, वो कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रहा था और तो और उसे कॉलेज से भी सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड कर दिया गया था? किस लिए? ये तो उसने मुझे भी नहीं बताया सर। कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। रेडी? चलो। अभिजीत एक काम करो, सचिन और निखिल को डैनी के कॉलेज में भेज दो और उनसे कहो कि वो पता लगाए किस वजह से डैनी कॉलेज से सस्पेंड किया गया था। हाँ। सर हेमंत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये रहा वो चाकू जिससे मोनिका का खून हुआ था, इस पे हेमंत की उंगलियों के निशान भी है। ओह, वेरी गुड। चलो, मोनिका का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये डैनी का दुश्मन कौन है? कौन ये दुश्मन जिसने डैनी को बॉम्ब से उड़ा दिया? सर इस मोहल्ले में अब बस यही एक आखिरी बिल्डिंग बची है और किसी जगह तो बॉम्ब बनाने का सामान मिला नहीं। बॉम्ब बना तो यही गई है। किससे मिलना है आपको? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी यहाँ? आप ये बताओ कि
पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे कुछ नए लोग आए हैं रहने के लिए? साहब पिछले 6 महीने में तो यहाँ कोई भी फ्लैट नहीं बिका है। फ्लैट भले ही बिका ना हो, पर किराए पे तो चढ़ा होगा ना। कोई नया किराएदार आया है? किराएदार? हाँ साहब, पिछले हफ्ते ही 2 नए किराएदार आए। कौन कौन है? सब 504 में रितेश साहब और 101 में आशीष साहब आए। रितेश और आशीष, इन दोनों का चाल चलन कैसा है? चाल चलन बोले तो साहब, मतलब ये लोग यहाँ कितने बजे आते हैं, जाते हैं, अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ है? बातचीत में ये लोग कैसे हैं? साहब रितेश साहब तो बहुत अच्छे हैं, अपनी माँ के साथ रहते हैं और सही वक्त पर आते जाते हैं। लेकिन आशीष साहब कुछ गड़बड़ है? हाँ साहब, पहले दिन से ही गड़बड़ है। मतलब ये साहब कि हमारी सोसाइटी में बैचलर को फ्लैट तो मिलता नहीं है, तो आशीष साहब ने एग्रीमेंट में अपनी माँ का फोटो ही चिपका दिया। पर उनकी माँ उनके साथ नहीं रहती है? नहीं साहब, उनकी माँ तो उनके साथ नहीं रहती है, लेकिन 2-3 लड़के हैं जो हर वक्त फ्लैट में ही पड़े रहते हैं। कभी कभी तो रात को 3 बजे शराब पी कर आते हैं। अब आप ही बताओ साहब, इतनी शरीफ सोसाइटी में ये सब अच्छा लगता है क्या? अभी भी है वो लोग घर में? नहीं साहब, वो लोग तो कल से वापस ही नहीं आए। ठीक है, जरा उनका घर दिखाओ। एक्चुअली डैनी ड्रग्स के दलदल में फंस गया था। डैनी ड्रग्स लेता था? पता नहीं कैसे ये गंदी लत लग गई उसे। कुछ पता है आपको ये ड्रग्स उसे मिलते कहाँ से? नो आइडिया, लेकिन मैंने खुद उसे पकड़ा था कॉलेज के बाथरूम में हेरोइन लेते हुए। सर हेरोइन तो काफी महंगी आती है, और ये डैनी सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। सब कैसे वो कर सकता है? कोई तो जरिया था जहां से बहुत सारा पैसा आ रहा था उसके पास। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसका अंदाज बदला हुआ था। नई नई घड़ियां, सोने की चेन, अंगूठियां, ऐसा पहले नहीं था। ऐसी कौन सी लॉटरी लगी थी डैनी को? आई रियली डोंट नो, लेकिन जैसा कि उसके दोस्त कह रहे थे, वो एक कार खरीदने वाला था, वो भी 20 लाख की। 20 लाख की कार? नहीं, एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का अपने दम पे 20 लाख की गाड़ी तो नहीं खरीद सकता। सर हो सकता है पैसा उसके घर वालों ने दिया उसे। नहीं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली इतना सारा पैसा कहां से लाएगी? इस डैनी के परिवार वालों से मिलते हैं। लेकिन वो लोग तो पूना में रहते हैं। पूना में रहते हैं? हम लोग इस घर की तलाशी लेने वाले हैं। तुम चुपचाप वहां पे खड़े होके सब देख सकते हो, ठीक है? जी सर। जाओ। देखा, इस आशीष ने पूरे घर को बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री बना दी है। जी सर। इन लोगों को पहचान सकते हो तुम? हाँ सर। आशीष का स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर, आशीष का स्केच बनवा सकता हूँ। ठीक है, तो देख, इन्हें ब्यूरो लेके जाओ, और हाँ, इस घर के मालिक को भी फोन कराओ। आप अपने बेटे डैनी को हर महीने कितने पैसे भेजते थे? 10,000 रुपये हर महीने उसके अकाउंट में डाल देता था सर। इससे ज्यादा दे सकूं इतना इनकम नहीं है हमारी सर। लेकिन कॉलेज वाले तो कह रहे थे कि डैनी अचानक बहुत पैसे कमाने लगा था। नई शर्ट, नई घड़ी, यहाँ तक कि नई गाड़ी भी खरीदने वाला था। क्या बोल रहे सर आप? जी मैं ठीक कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि डैनी पढ़ाई के साथ साथ कोई काम वगैरह भी करता था क्या? 3 महीना पहले उसकी एक नौकरी लगी थी, कोई पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब? अच्छा ये डैनी काम कहाँ करता था, कुछ पता है आप लोगों को?
किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता था वो। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी? इस कंपनी का नाम मालूम है आपको? डैनी की मंथली सैलरी क्या थी? 15,000 रुपए। और कोई अलाउंस? ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है, और अगर एम्प्लॉय की पर्सनल कार हो तो पेट्रोल का खर्चा। तो मंथली सैलरी और अलाउंस पे कोई 20 लाख की गाड़ी तो नहीं खरीद सकता ना? 20 लाख की गाड़ी? किसके पास है 20 लाख की गाड़ी? है ही नहीं, आने वाली थी, पर इससे पहले डैनी की मौत हो गई। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सर। प्लीज डोंट माइंड, पर आपका कोई क्लाइंट डैनी को रिश्वत तो नहीं दे रहा था ना? ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं, इसमें रिश्वत का क्या काम? तो हो सकता है कि वो आपकी कंपनी के अकाउंट्स में कुछ घोटाला कर रहा हो। बिल्कुल नहीं, हमारे अकाउंट्स एकदम क्लियर हैं। ऑफिस से भी नहीं, घर से भी नहीं, तो इतना सारा पैसा डैनी के पास आ कहां से रहा? अच्छा, आपने आखिरी बार कब देखा था डैनी को? कल ही देखा था। कल वो ऑफिस में आया था? ऑफिस में स्टैच्यू सर्कल के पास म्युनिसिपैलिटी का इवेंट था जो हमारी कंपनी ने ऑर्गेनाइज करवाया था। डैनी उसी की तैयारियों में जुटा हुआ था। और ये इवेंट कितने बजे तक था? इवेंट तो रात 8-9 बजे तक चला था, मगर डैनी बीच में ही चला गया था। बीच में चला गया था? क्या डैनी अक्सर इवेंट बीच में छोड़ के जाता है? नहीं, कभी नहीं। मुझे खुद काफी हैरानी हुई कि वो इतना अनप्रोफेशनल कैसे हो सकता है। कोई तो वजह होगी उसके इवेंट से अचानक चले जाने की। अच्छा, उस इवेंट की रिकॉर्डिंग तो होगी ना? जी, आज सुबह ही आई है। हाँ फ्रेडी, क्या पता चला फंक्शन के वीडियो से? कुछ पता नहीं चला सर। सर, उस फ्लैट में जो आशीष रहता था उसका स्केच वॉचमैन ने बनवा दिया है। वो फ्लैट का मालिक कौन है अभिजीत? सर, जबलपुर में रहता है। उसको फोन करवा दिया, शाम तक आता ही होगा। एक मिनट सर, फ्रेडी पॉज करो। क्या हुआ? ये बैग? ये बैग तो सर डैनी के घर में था। इसमें बॉम्ब रखा हुआ था सर। ओह, इसका मतलब पहले ये आदमी बैग लेके इस फंक्शन में आया, उसके बाद डैनी के घर पे चला गया। एक मिनट, ये आदमी भी मुझे जाना पहचाना सा लगता है अभिजीत। जाना पहचाना सा है ये जरूर कोई पुराना पापी है। पर कौन ये? यस, एस से नाम शुरू होता है इसका, एस से। रेडी? देखो ऐसे कितने लोग हैं अपने रिकॉर्ड में। ये रहा सर, शंभू नाम है इसका। यस, शंभू। सर, इसमें लिखा है शंभू को शराब पीने की बड़ी बुरी लत है। अक्सर शराब पीने ये क्लब S49 जाता है। घड़ी देखिए, मेड इन इटली, पूरे 10,000। बस 10,000 रुपए? नहीं बे, 10,000 रुपए नहीं, $10,000। 10,000? काफी मालदार आदमी लगते हैं। हाँ, तो इसमें कोई शक है क्या? ये गले की चेन देखी है? पता है कितने तोले की है? फांसी का फंदा कितने तोले का होता है पता है? फांसी? तू मुझे फांसी लगाएगा? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? शंभू भैया, तू जानता है कि तू किससे बात कर रहा है? तुम लोग मेरा नाम भी जानते हो। कौन हो तुम लोग? गुंडे बदमाश प्यार से हमें CID अंकल कहते हैं। CID? अरे शंभू भैया, कहाँ जा रहे हो? हमसे थोड़ी बात नहीं करोगे? हैं? चल।
साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, सब कुछ नहीं किया मैंने साहब। कुछ नहीं किया हैं? 20 तारीख को म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शन में क्या करने गया था तू? म्युनिसिपैलिटी फंक्शन साहब, ये सब क्या होता है साहब? अच्छा सचिन, जरा इन्हें बताओ ये फंक्शन क्या होता है? इसे देखो, इस चेहरे को तो पहचानते हो ना? नहीं पहचानते? साहब वो मैं इस चेहरे को तो पहचानते हो या कुछ याद नहीं आ रहा है? नहीं साहब, कौन है साहब, ये सब कौन है? वही जिसका खून किया था तुमने। साहब मैं चोर हूँ साहब, खूनी नहीं हूँ साहब। झूठ बोल रहे हो तुम। वहां उस फंक्शन में बॉम्ब लेके गए थे बैग में, डैनी ने तुम्हें देख लिया इसलिए मार डाला उसे तुमने। नहीं साहब, बॉम्ब सब ये सब क्या बोल रहे हो साहब आप? बहुत हो गई तेरी एक्टिंग, सच सच बोल क्या हुआ था? साहब मैं तो उसके घर चोरी करने गया था साहब, ये बैग उसी का तो है, डैनी का। ये बैग इसका था, डैनी का? हाँ साहब। सच बोल रहा है? हाँ साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा साहब? मतलब बॉम्ब तूने डैनी के घर पे नहीं रखा था? नहीं साहब, ये बैग तो मैंने चुराया था, उसने मुझसे ये बैग छीन लिया, मुझे थप्पड़ ही मारा था। अच्छा निकल, लेके जाओ इन लोगों। साहब प्लीज साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बॉम्ब वाला बैग डैनी लेकर आया था फंक्शन में। चल क्या रहा था उसके दिमाग में? सर मुझे तो बॉम्ब की स्पेलिंग तक नहीं आती। मैं जबलपुर में आराम से सो रहा था। अगर मुझे मालूम होता कि आशीष इतना बड़ा लफड़ा करने वाला है तो मैं फ्लैट कभी से को देता ही नहीं साहब। अरे आशीष को फ्लैट देने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था क्या तुमने? चेक किया था साहब, ये एग्रीमेंट और सोसाइटी का एनओसी लेटर। ये आशीष है? हाँ साहब, यही आशीष है। क्या बात कर रहे हो साहब? ये आशीष है? डैनी आशीष है? डैनी? कौन डैनी? सर ये आशीष है जिसको मैंने फ्लैट दिया था। ये आशीष नहीं है, डैनी है ये, डैनी। और इसी का खून हुआ है, समझे? सर ये डैनी है तो फिर आशीष कौन है सर? आशीष कौन है मैं बताता हूं। ये आशीष है। सर इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये स्केच तुम्हारे बिल्डिंग के वॉचमैन ने बनवाया, समझे? सर मैंने इसको कभी फ्लैट दिया ही नहीं। इसका मतलब एक ही है अभिजीत, ये डैनी गुनहगारों से मिला हुआ था। यस सर, शंभू ने भी यही बताया था। वो बॉम्ब वाला बैग उसने डैनी से चुराया था। सर स्केच वाले आदमी का पता चल गया। अच्छा कौन है? सर इसका नाम आंद्रे है और ये बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है। अब सब साफ हो गया सर। इस डैनी को ड्रग्स की लत लगी हुई थी और आंद्रे ने इस बात का फायदा उठाया और उसे फंसा लिया। मगर उसने डैनी को मारा क्यों? इसका जवाब तो आंद्रे ही देगा अभिजीत। उठाओ इस आंद्रे को। ड्रग्स। आंद्रे को पता चल गया हम लोग आने वाले, भाग गया। भाग के जाएगा कहां? उसकी फोटो चेक नाके पे भेजो, नाकाबंदी करवाओ, पूरा घर खोद डालो। सर निकल। ये देखिए सर। माय गॉड, ये सारे हथियार। ये ड्रग डीलर है कि आतंकवादी? सब मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है तो निकल। इस आंद्रे की जन्म कुंडली निकालो। कब से काम कर रहा है, किसके साथ काम कर रहा है, इसके जितने भी साथी ड्रग पेडलर्स हैं सबको उठाओ। पूर्वी, आंद्रे के फोन रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर। क्या पता चला? सर एक नंबर है जिससे बार बार फोन आया। किसका नंबर है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गुड। चलो चलिए, चलो चुपचाप खड़े हो जाओ, चलो। सर ये सब ड्रग सप्लाई करने वाले लोग हैं सर।
और ये है भीकू जो डैनी के कॉलेज में आंद्रे के साथ ड्रग्स का धंधा करता है। मुझे जाने दो साहब। आंद्रे कहाँ है? पता नहीं साहब। मैंने पूछा आंद्रे कहाँ है? सच बोल रहा हूँ साहब, आंद्रे गायब हो गया और उसका फोन भी नहीं लग रहा साहब। आतंकवादियों के साथ मिले हुए हो? मैं तो सिर्फ ड्रग्स बेचता हूँ साहब। कौन से आतंकवादी ग्रुप के साथ मिले हो? जल्दी बताओ। सर मुझे फंसाओ मत साहब। देख बिको, दिमाग घुमा हुआ है हम लोगों का। देश के साथ गद्दारी सहेंगे नहीं हम लोग। मैं देश का दुश्मन थोड़ी हूँ साहब। अच्छा, मासूम बच्चों को ड्रग्स बेचता है, देश के भविष्य को अंधेरे में ढकेल रहे हो। देशभक्ति है ये? दोबारा ड्रग्स नहीं बेचूंगा साहब। पूर्वी, इसो नंबर दिखाओ। किसका नंबर है ये? 10102345 सर, ये तो परचाती का नंबर है सर। परचाती? हाँ सर। परचाती? कौन है ये परचाती? सर ये हमारा सप्लायर है सर, यही हमें माल देता है। बाहर के देशों से माल लेके आता है सर। देखा है तुमने उसे? हाँ सर, हाँ। तो उसका स्केच बनवाओ। सर साहब मेरे पास उसका फोटो है साहब। कहाँ है? दिखाओ। अब फोटो सब ये रहा। तो ये परचाती है? हाँ सर। हेलो जी, कहाँ पे? Are you sure? थैंक्स सर। मोबाइल कंपनी वालों ने नंबर ट्रेस कर लिया है। कहाँ पर है ये? सर राजा कॉलोनी। राजा कॉलोनी? तो ये परचाती राजा कॉलोनी में है। ये देखो, परचाती का मोबाइल 100 मीटर की दूरी पे है। इसी राजा कॉलोनी में है कहीं आसपास। ये मोबाइल तो एक ही जगह पे चिपका हुआ है, हिल-डुल नहीं रहा है। मतलब यही कहीं किसी बंगले में छुपा ही ये परचाती है, जहाँ पे आतंकवादियों ने अपना अड्डा बना रखा है। सर। विवेक, कुछ पता चला कहाँ बन रही है मिठाई? हाँ सर, 17 नंबर के बंगलों में जलेबी, खीर, हलवा सब कुछ बनाया जा रहा है, सब कुछ। अरे विवेक, तुझे परचाती का पता ढूंढने भेजा था, तू मिठाई की दुकान ढूंढ के लाया। रेडी, तुम्हें बार-बार जोर-जोर से परचाती क्या चिल्ला रहे हो? सॉरी। 17 नंबर बंगलो ना? सर, पूरा बंगलो नंबर 17 है। काफी सिक्योरिटी है बंगले के बाद। ये परचाती काफी पास में है। यही टारगेट है बस, बंगलो नंबर 17। अटैक कर दे क्या? नहीं, ये लोग मक्खी नहीं, आतंकवादी है। पता नहीं कितने लोग हैं अंदर। अटैक करने से पहले प्लानिंग कर लेना अच्छा है। दया, चलो पान खाते हैं। पान? अरे सुनो भाई, जरा एक बनारसी पान लगा। जी साहब। और सुनो, उसमें कत्था मत लगाना और चूना भी मत लगाना। जी साहब। अच्छा सुनो, सुपारी भी मत डालना। क्या साहब, आप पान खा रहे हैं या कोई कागज का टुकड़ा? अगर इस पेपर के टुकड़े का तुम्हें 500 रुपए मिले तो चलेगा? 500 रुपए? लेकिन किस लिए साहब? ये जो 17 नंबर बंगलो है, किसका ये? इसका मालिक तो कभी नहीं दिखा। फिर भी ये जो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, ये यहाँ पान खाने तो आते ही होंगे ना? यही लोग बोले हैं कि कोई कपड़ों का व्यापारी है, उसी का है। कपड़ों का व्यापारी? हाँ, कोई राज नाम का है। काफी लोग आते जाते होंगे अंदर? बस एक कार है जो अंदर बाहर आती जाती है, और उसमें काले शीशे लगे हैं तो अंदर का कुछ दिखाई भी नहीं देता है। पेपर वाला, दूध वाला कोई नहीं आता? पूरा कचरा बीनने वाले तक को अंदर नहीं जाने देते हैं साहब। तो दूध वाला तो बहुत, कोई नहीं जाता था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये किसी से कुछ बोलना मत। हाँ? नहीं बोलूंगा साहब। ये लीजिए पान साहब, सिर्फ पत्ता है,
सुपारी तक नहीं है। और अगर ये लोग किसी बाहर वाले को एंट्री देते ही नहीं है तो हम लोग अंदर घुसे कैसे? ना अखबार लेता है ना दूध। कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जो बाहर से आती है। नया है क्या? पहले तो तुझे कभी देखा नहीं। कैसे देखोगे साहब, इस इलाके में लाइट तो जाती नहीं है, इसलिए। तो फिर आज कैसे चली गई? ऐसा है कि बिजली जो है ना बीवी की तरह होती है, जरा सा मूड खराब हुआ नहीं कि मायके चली जाती है। सुन, अभी ज्यादा टाइम पास मत कर, जो भी गड़बड़ जल्दी से देख। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं। अब बाहर से कैसे देखेंगे, अंदर जाना पड़ेगा ना। तेरे पास मोबाइल है क्या? मोबाइल? कैसी बातें कर रहे हैं साहब, गरीब आदमी के पास कहाँ से मोबाइल होगा? चेक कर। कैसे कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सीधा कर रहे। लेकिन गुदगुदी हो रही है। अरे कुछ नहीं है इसके पास। गेट खोल। पहला आदमी देखा है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है। चल। चलिए चलिए। क्या है, हमारे दादाजी कहते हैं कि मोबाइल जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम रखते नहीं है। आप भी मत रखना। वैसे दुर्जनगढ़ में रहते हैं हमारे दादाजी, आप कभी आइए वहाँ पे, अपने खेत के गन्ने खिलाएंगे आपको। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो बॉस। अरे यार बचपन से ही अच्छी एक्टिंग करते हैं हम तो। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं, बचपन से हमें इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा शौक था। आप हमको बस बता दीजिए कि ये आपका बोर्ड कहाँ है, हम अभी बना देते हैं पूरा। चलो दिखाता हूँ। बंगले के बाहर 2 हैं, बंगले के छत पे 4 हैं और बंगले के पीछे 2 लोग हैं। पर छाती और एंड्रे वो दिखे? नहीं अभी तो दिख नहीं रहे, शायद अंदर होंगे। कितना बोलते हैं, हमारी आदत ही ऐसी है। आप स्विच बोर्ड बताइए कहाँ है। ले भाई, ये रहा बिजली का मीटर। चल अब लग जा जल्दी काम पे। ये ले। लग गया। समझ में नहीं आ रहा। पहली बार कर रहे हो क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, पहली बार कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने इलेक्ट्रिक बोर्ड खोल चुके हैं हम लोग। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। ये देखिए। अरे क्या हुआ भैया, क्या हुआ? बड़ी जोर का झटका लगा यार। यहाँ तो बिजली आ रही है। क्या बात कर रहे? हाँ यहाँ है तो मतलब अंदर कुछ गड़बड़ है। अंदर भी कोई फ्यूज है क्या? हम देख लेते हैं वहां पे। अरे भाई रुक, अंदर जाना किसी का भी अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है तो फिर सड़ो यहाँ पे, गर्मी में मरो। हम जा रहे हैं, अंदर जाते तो 2 मिनट में ठीक कर देते। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे ना? हाँ 2 मिनट। ठीक है चलो। चलो जा, मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ तैयार रहना। ओके ये रहा, मगर जल्दी करना। हाँ अभी आ जाएगी। अभी आ जाएगी। अरे दया लाइट ऑन करना यार। ओके गुड। आ गई ना? अरे शाबाश, चल अभी चल चल। अरे नहीं सुनो सुनो, ये लाइट गई क्यों थी, वायरिंग गड़बड़ है, वो सब चेक करना पड़ेगा ना। कोई जरूरत नहीं है, चल अभी। अरे मुझे यहाँ पे तो 2 मोबाइल के सिग्नल मिल रहे हैं। क्या 2 मोबाइल के? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन है? ये बिजली वाला है। इसके पास तो दूसरा मोबाइल नहीं है। अबे इसकी तो हमने खुद तलाश ली है भाई। हाँ चल बॉस के पास। अरे चल कहाँ ले जा रहे हो भाई? चल अरे चल बॉस के पास। अरे सुनो तो। चल। अरे कहाँ जा रहे हो? बॉस ये बिजली वाले के पास दूसरा मोबाइल है। अरे
नहीं साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन हूँ। ये इलेक्ट्रिशियन नहीं, सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत है। और इसकी मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी। मेहमान नवाजी तो तेरी सीआईडी करेगी। सबके सब जाओगे ससुराल, सबके सब। बर्बाद कर देना चाहता था इस देश को, ड्रग्स से और आतंकवाद के धमाकों से। तुम्हारे जैसे कितने आतंकवादी आए और चले गए, धराशायी हो गए सीआईडी के सामने। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने हमारी देश की तरफ गलत इरादे से देखा। देश को हिलाने के लिए बम की जरूरत थी, कहां से लाते पैसे? इसलिए ड्रग्स का धंधा शुरू किया। और अपने काम को अंजाम देने के लिए तुमने डैनी को फंसाया, उसे ड्रग्स की लत लगवा दी। मगर जैसे ही डैनी को पता चला कि तुम आतंकवादी हो तो उसने तुम्हें मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि तुम लोग आतंकवादी हो और तुमने उसे भी मार दिया। बेवकूफ था वो, भाग जाता वहां से। बेवकूफ डैनी नहीं, बेवकूफ तुम हो, तुम जो हमारे देश के खिलाफ कुछ करने की सोचते भी हो। अब सड़ते बैठना जेल में, फांसी तो तुम्हें होकर ही रहेगी। चलो सूर्य प्रणाम करते हैं। ओके गाइस, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, सो रिलैक्स। हाँ, थैंक्स दीपक। अरे हालत खराब हो गई यार। सच में कितना। अरे कनिका, हाँ। आजकल तुम बहुत अच्छा कर रही हो, क्या बात है? And what about me, sir? सर वैसे भी 3.5 इंच कम हो गए। दीपक, तुम्हें पता है तुम्हारे एक्सरसाइज में सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या? ये ब्रेक। कोई नहीं, ठीक है भाई। दीपक, अरे वो सीढ़ी तो चेंज करो, कितने दिनों से वही बजा रहे हो? किसी ने साइड कर लिया लगता है। चलो चल के देखते।
विजिटिंग कार्ड मिला है सर। उसका नाम विक्रम है। विक्रम, चेयरमैन ऑफ डीएनबी डेवलपर्स। हत्या करने की क्या जरूरत पड़ गई? और सर ये जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है वो शायद इसी की है सर। चेक कर लो। यस सर। तुम लोगों ने इसे कूदते हुए देखा था? नहीं सर, गिरते हुए देखा। मतलब ये नहीं मालूम कि कहां से कूदा है? नहीं सर। हेलो। अच्छा, गिरते वक्त चीख रहा था, चिल्ला रहा था? नहीं सर, डिस्टेंस था, चीखा भी होगा तो मालूम नहीं सर। ये कार विक्रम की है। विक्रम की? यस सर। विवेक, ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ विक्रम को गिरते हुए देखा है। मतलब समझे तुम? हाँ सर, इसका मतलब हमें हर फ्लोर चेक करना होगा। लग जाओ। ये रहा 10वां माला। हमें यहाँ से लेकर टेरेस तक सारे माले चेक करने हैं। ऑलराइट, तुम ऊपर जाओ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। विवेक, नीचे के फ्लोर से तो कुछ भी पता नहीं चला। शायद वहीं ऊपर से कूदा होगा विक्रम। विवेक, ये देखो, जूतों के निशान। पूर्वी, ये देखो, ऐसे लग रहा है कि यहाँ से कोई रस्सी घिसी गई है। उफ, देख के डर लग रहा है। पूर्वी, ये 18th फ्लोर है। यहाँ से कूदने के बाद भी लाश पे कोई खरोचे वगैरह नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है विक्रम के सूरत में। हाँ विवेक। टेरेस पे जूतों के और रस्सी के निशान मिले हैं सर। उन्हें देखकर लगता है विक्रम छत पे से कूदा है। नहीं विवेक, ऐसा लगता तो नहीं। सालों के सर, हम अभी अभी चेक करके आ रहे हैं। वहाँ पे निशान है, जूतों के भी और रस्सी के भी। लेकिन विवेक, इसकी बॉडी पर खरोंच का एक भी निशान नहीं है कहीं भी। विवेक, ठीक से चेक किया ना? यस सर। देखो अभिजीत, ये विवेक ऊपर से क्या देख करके आया, कौन से निशान देख के आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये आदमी ऊपर से गिरने की वजह से नहीं मरा है। अगर ऊपर से गिरता तो काफी सारा खून बिखरा होना चाहिए था। बॉडी में से तो खून बहुत कम निकला है। मगर डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि ये ऊपर गिरने से पहले ही मर चुका हो। ये पहले से नहीं मरा है, और छत से तो क्या, ये कहीं से भी नहीं गिरा। क्या सालों के साथ, ये पहले से नहीं मरा है, ना कहीं से गिरा है, तो फिर ये मरा कैसे? ये मत बोलिए इतने सारे लोगों ने इसे गिरते हुए देखा है। हाँ देखा होगा, लेकिन एक बात पक्की है अभिजीत, ये विक्रम ऊपर से गिरने की वजह से नहीं मरा है, बल्कि कोई भारी सी चीज इस पर गिरी है, उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। भारी सी चीज? ये देखिए, इसकी गर्दन देखिए, कोई भारी चीज सीधा इसके सर पर आके गिरी है, जिस वजह से इसके शरीर ने जवाब दे दिया। क्या चीज है वो भारी सी चीज? ये बताना तो अभी मुश्किल है। एक बात बताइए, जब ये ऊपर से गिरा था, इसके साथ में कोई और चीज भी गिरी थी क्या? आप लोगों ने ठीक से देखा था ना? ऊपर से जो गिरा था वो आदमी ही था? हाँ सर, आदमी ही था। क्या क्या कपड़े पहना हुआ? सर वही जो डेड बॉडी ने पहन रखी है, लाल शर्ट और ब्लैक पैंट। अच्छा विवेक, पूर्वी,
अगर ये विक्रम छत से नहीं कूदा है और किसी भारी चीज से गिरने से इसकी मौत हुई है तो एक बात साफ है, इसे मारा है, ये मर्डर है। इसे घर जा, इसके बारे में पता करो, देखो कौन इसका दुश्मन हो सकता है। और ये सुबह सुबह यहाँ पे करने क्या आया था? जी सर, कहिए। हम लोग सीआईडी से विक्रम साहब की फैमिली से मिलना है। जी। यस सर, मे आई हेल्प यू? हम लोग सीआईडी से हैं, विक्रम की वाइफ से बात करनी है। आइए सर। मैडम, ये लोग सीआईडी से आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो सर, सीआईडी और मेरे घर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक्चुअली श्रुति जी, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। हाँ, किस बारे में? वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसका काम बन पड़ा है। मलाड वाली? हाँ हाँ वही। लेकिन सर, आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? आप दीपेन से पूछिए। ये दीपेन कौन है? दीपेन विक्रम का बिजनेस पार्टनर है। बिजनेस पार्टनर? मतलब पार्टनरशिप में बना रहे थे ये बिल्डिंग? जी, शुरू में तो पार्टनरशिप में बना रहे थे, लेकिन बाद में कुछ हो गया। कोई झगड़ा? हाँ, दीपेन कंस्ट्रक्शन की प्रोडक्शन में बहुत उल्टा सीधा कर रहा था। विक्रम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। विक्रम ने उसे कई बार मना भी किया, वो फिर भी नहीं माना। तंग आकर विक्रम ने अपनी पार्टनरशिप उसके साथ खत्म कर दी सर। तो झगड़ा खत्म हुआ या अभी भी है? अभी भी है सर। सच कहूँ तो मुझे दीपेन से बहुत डर लगता है कि वो कहीं विक्रम को कुछ कर ना दे। मैं हर वक्त विक्रम को ही समझाती रहती हूँ कि वो अपना ख्याल रखा करे। ये दीपेन इस वक्त कहाँ मिलेगा? इस वक्त विक्रम के ऑफिस में होगा। सारे डेटा चेक कर लिए, लगता है इस बार मार्जिनल वैल्यू कुछ कम करनी पड़ेगी। मार्केट का बहुत बुरा हाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है आप लोग? और ये क्या तरीका है किसी के ऑफिस में बिना परमिशन आने का? यस सर। किसी को भी आने देते हो? जी, ये लोग बिना बात के सिक्योरिटी पे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ? तुम जाओ, अपने साहब को मत देखो, जाओ, समझा देंगे हम, जाओ। मिस्टर दीपेन, हम लोग सीआईडी से हैं। आपके बिजनेस पार्टनर विक्रम का खून हुआ है और उसके बारे में हम कुछ पूछताछ करनी है। क्या? हाँ। विक्रम का खून हो गया? जी हाँ। पर कैसे? अब ये कैसे हुआ ये आप ही को पता है। एक्सक्यूज मी, कहने का मतलब क्या है आपका? तुम दोनों का झगड़ा चल रहा था एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को लेकर और तुमने उसे वहीं पे ले जाके मार दिया। हाँ? सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भला उसे क्यों मारूंगा? ठीक है, हमारे बिजनेस रिलेशन ठीक नहीं थे। सर, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी इस कंस्ट्रक्शन साइट पे विक्रम को मारूंगा ताकि सीधा शक मुझ पे आए। इस सफाई देना छोड़िए दीपेन साहब, ये बताइए कि विक्रम का ऑफिस है ये, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर, कानूनी तौर पे अभी हमारे बिजनेस का बंटवारा नहीं हुआ है, तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज और कुछ पेपर वर्क अभी भी बाकी है। आज सुबह आप कहाँ थे? आज सुबह मैं घर पे था, लेकिन मोनिका विक्रम के साथ थी। आप कौन है? मैं दीपेन सर और विक्रम सर की सेक्रेटरी हूँ। ये आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? यहाँ एयर कंडीशनर तो ठीक ठाक चल रहा है। जी, वो आपको विक्रम के मर्डर के बारे में कुछ मालूम है? हा? किसी पे शक है आपको? आप तो उनकी सेक्रेटरी थी, तो काफी कुछ जानकारी होगी आपको विक्रम के बारे में। हा? जी, एक्चुअली मेरा मतलब है कि आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? मुझे क्यों लग रहा है कि आप हम लोगों से कुछ छुपा रही हैं? कुछ नहीं। आप यहाँ पे बोलना पसंद करेंगी या फिर सीआईडी ब्यूरो में चल के? नहीं, एक्चुअली आज सुबह मैं विक्रम सर के साथ ही थी। मैं और विक्रम सर 20 करोड़ का फिगर है सर, और उस लैंड की एप्रिसिएशन वैल्यू आज के हिसाब से सर डील तो प्रॉफिटेबल लग रही है, पर बिना रिकंसाइनमेंट के सर थोड़ा मुश्किल है। मिस्टर मेहता, 1 मिनट, दूसरा कॉल आ रहा है। हेलो हेलो विक्रम सर,
जी मैं उनकी। विक्रम सर, आपसे एक अर्जेंट बात करनी है सर। ओके ओके, अभी बात कर सकते हैं सर? बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। किसका फोन था? कुछ नहीं, कोई पुराना दोस्त है, नॉट इम्पोर्टेंट। मोनिका तुम ऑफिस जाओ, मैं बाद में आता हूँ। सर आप अचानक, मतलब मिस्टर मेहता ऑफिस में आने वाले होंगे, आपने टाइम देके रखा है उनको? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मैंने बोला ना तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ओके बाय। तो आप ये बताइए, वो फोन कॉल किसका था? पता नहीं सर, विक्रम सर तो बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा मेरी मदद करते रहते थे। सर आपने अभी ये सारी बातें बताई तो बस मैं थोड़ा डर गई थी, बाकी इस खून के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप दोनों में से कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। निखिल, विक्रम को जो फोन कॉल आया था उसे ट्रेस करो, पता करो किसका नंबर है ये। निखिल, एड्रेस यही है ना? हाँ सर, इसका नाम जॉन्टी और विक्रम को उस वक्त कार में इसी ने फोन किया था। इससे पहले कि तुम पूछो हम ही बता देते हैं, हम लोग सीआईडी से हैं और तुम्हें अरेस्ट करने आए। अरे सर, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने क्या किया तुम भी जानते हो और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। जितनी देर लगाओगे बताने में उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुम्हें, इसलिए फटाफट बोलना शुरू कर दो तोते के जैसे। चलो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? ये अरे सर, ये क्या है? सर एक मिनट, एक सर प्लीज सर। ये सब क्या है? हाँ? ये मैप्स, ये फोटोग्राफ्स, हाँ? ये अलग अलग लोगों के एड्रेस, किसके एड्रेस है ये सब? अरे सर, आप ऐसे नहीं कर सकते, मेरे घर की छानबीन नहीं कर सकते हो आप। आपके पास सर्च वारंट है? हाँ है। तो दिखाओ सर फिर। इधर आओ। ये मुंबई का मैप, ये अलग अलग लोगों के फोटोग्राफ्स, कौन कहां कहां जाता है उन सब के डिटेल्स, क्या ये सब? हाँ? कौन सा बिजनेस चला रहे हो तुम यहां से? सर लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है। आज सुबह तुमने विक्रम से बात की थी, हाँ? ऐसे क्या देख रहे हो? इस डायरी में लिखा हुआ है। सर कुछ नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है, उसमें कुछ नहीं है। वैसे गलतफहमी हो रही है? क्या ये सब? हाँ? क्यों मारा विक्रम को तुमने? क्या विक्रम सर मर गए? ऐसा नहीं हो सकता सर, वो तो मेरे क्लाइंट थे, मैं उनके लिए काम कर रहा था। तुम विक्रम के लिए काम कर रहे थे? सर मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ आपको। एक मिनट के लिए प्लीज छोड़िए सर मुझे, प्लीज। सर मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। सर ये मेरा लाइसेंस है। मुझे विक्रम सर ने मोनिका पर नजर रखने के लिए कहा था सर, वही मैं कर रहा था। मोनिका पर नजर रख रहे थे तुम? हाँ सर, विक्रम सर को शक था मोनिका पर, वो कुछ उल्टा सीधा कर रही है, अकाउंट्स में पैसे खा रही है चुपके चुपके। फिर आज सुबह वो मिलने के लिए आने वाले थे लेकिन आए ही नहीं। सर मोनिका तो हमें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। इस मोनिका से फिर से मिलते हैं, देखते हैं इस बार क्या नई कहानी सुनाती है वो। सर ये घर देख के लगता नहीं है कि मोनिका की कमाई कुछ खास होगी। बहुत स्मार्ट लड़की है, बड़ा सिंपल सा घर कर रखा है ताकि किसी को शक ना हो। कोई बात नहीं,
आगे जाएगी कहां? कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी वो। यार सारुण के इतने सारे लोगों ने विक्रम को बिल्डिंग के ऊपर से गिरते हुए देखा और तू कह रहा है कि ये विक्रम गिरा ही नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं बॉस। विक्रम की मौत बिल्डिंग से गिरने की वजह से नहीं हुई है, इस पर कुछ गिरने की वजह से हुई। तो फिर सारुण के ये दीपक, जतीन और इतने सारे लोगों ने इसे गिरते हुए देखा, वो झूठ था? नहीं, वो भी सच्ची था। कभी वो सच बोले कभी झूठ। यार सारुण के सुबह सुबह दिमाग मत घुमा मेरा। बॉस वो जो कह रहे हैं वो भी सच है, लेकिन वो आधा सच है। यार फिर सारुण के मेरे दोस्त, मुझे पूरा सच बता। उन लोगों ने जिस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा वो विक्रम नहीं था, कोई और था। वो विक्रम नहीं था, कोई और था? हाँ। ये तो कैसे कह सकता है? अरे यार हाँ, एसीपी सर, हमें विक्रम की लाश पे से खाल के कुछ टुकड़े मिले, तो पहले हमें लगा कि ये विक्रम की खाल है, मगर जब हमने उन खाल के टुकड़ों का डीएनए टेस्ट किया तो हमें पता ये चला कि ये विक्रम नहीं है, ये कोई और है। एक बात और, मरने वाले ने ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे इस विक्रम ने पहने हुए थे, वही लाल शर्ट, ब्लैक पैंट। वो लोग धोखा खा गए, उन्हें लगा विक्रम ने आत्महत्या कर ली। तारिका, तुम वो ग्राफिक्स तैयार करो। सारुण के कोई इसकी जान लेने के लिए बिल्डिंग के ऊपर से गिर के अपनी जान पे खेलेगा तो क्या वो बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। और अगर बाय द वे बच भी गया तो मौत के बहुत करीब होगा। सालुंके साहब, विक्रम के ऊपर कोई दूसरा आदमी गिरा और विक्रम मर गया, तो क्या हमारी बॉडी इतनी भारी होती है कि जिसके ऊपर गिरे वो मर जाए? फ्रेडी, जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसका वजन कई गुना बढ़ जाता है। 80 किलो का वजन 500-600 किलो के वजन के बराबर होता है, और वो 500-600 किलो का वजन फोर्स के साथ इस विक्रम के सर पर गिरा। एक मिनट, इधर आइए, मैं बताता हूं। ये देखिए, ये है इंसान का दिमाग और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। बिल्कुल, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा इंसान के कई सारे अंगों को कंट्रोल में करता है, जैसे हार्ट, लंग्स। इंसान जो सांस लेता है वो भी ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है, और ये इस स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये है एटलस C1। ये एटलस C1 इस रीढ़ की हड्डी का पहले वाला हिस्सा है। सर, ग्राफिक्स रेडी है। गुड, आइए बस। शुरू कर। ये देखा बस, ऐसा हुआ होगा कि 600 किलो का वजन फोर्स के साथ जब इस विक्रम के सर पर गिरा तो विक्रम की स्पाइनल कॉर्ड की ये हड्डी टूट गई और ये हिस्सा विक्रम के मेडुला ऑब्लोंगेटा में घुस गया, और फिर तो विक्रम सांस भी नहीं ले पाया और दम घुटने की वजह से मर गया। बिल्कुल। ये जो आदमी विक्रम के ऊपर गिरा है, अगर वो जिंदा बचा भी है तो कहां गया होगा? कितना टाइम लगा था आप लोगों को अपनी बिल्डिंग से यहाँ पे आने के लिए? सर 3 से 4 मिनट लगा था। 3 से 4 मिनट? जी सर। अच्छा, यहाँ पे किसी को भागते हुए देखा था? नहीं सर, सिर्फ लाश पड़ी थी बस। श्योर? एकदम श्योर सर, एकदम श्योर। और सर जब ये बॉडी गिरी थी तभी कंफर्म हो गया था कि ये बचेगा नहीं। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलो ऊपर चल के देखते हैं इस आदमी ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। सर, उन लोगों को 3 से 4 मिनट लगे थे यहाँ आने में। 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट तो काफी होते हैं आदमी को यहाँ से भागने के लिए। सर, कोई आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना विक्रम पे कूद गया। सर, किसी का खून करने के लिए इतनी ऊपर से कूद जाना तो पागलपन है। ये बात तो है। तुम कह रही थी कि छत के ऊपर रस्सी के निशान है? हाँ। चलो देखते हैं। मेरा टेक में ये देखा? हाँ सर, किसी हार्नेस का हुक लग रहा है। हार्नेस का हुक एकदम नया है।
जबकि बिल्डिंग में काम महीनों से बंद पड़ा है। नए हार्नेस का हुक का यहाँ क्या काम है, हैं? चलो जरा। सर, ये रहे वो जूतों के निशान और ये यहाँ पे रस्सी का निशान। इसका मतलब कोई आदमी यहाँ पे खड़ा था रस्सी के साथ। वो हुक देना। रस्सी और हुक। ये हुक यहाँ अपने आप नहीं आ गया विवेक। हो सकता है वो आदमी जो यहाँ पे खड़ा था वो ये हुक लेकर आया है। यहाँ पे आदमी, रस्सी और हुक। ये देखो, इस टंकी के ऊपर रस्सी का निशान है। मतलब रस्सी यहाँ पे बांध के वहां तक ले जाई गई और वो आदमी इसी हुक से लटक के कूद गया। ठीक है, यहां से वो विक्रम के ऊपर कूदा। विक्रम मर गया और आदमी गायब। सर ये खूनी तो फिर कोई स्टंटमैन होगा। हाँ, हो सकता है। और एक बात, उस आदमी ने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे विक्रम ने, सेम टू सेम। हाँ सर, बड़ा कंफ्यूजन है। विक्रम ही नीचे खड़ा था और विक्रम ही यहाँ से भी कूदा। सर हो ना हो, ये सारा प्लान मोनिका का है। सर इस मोनिका का ही कोई चक्कर है। लेकिन मोनिका ने भाग के बहुत बड़ी गलती की है और ये गलती सब बहुत भारी पड़ने वाली है। क्या पता चला? हाँ बस जरा ये देखिए, ट्राइक्लोनाइन साइक्लोमेटाम्बुलेट। यस सर। ये सर है क्या ये? बस ये हमें इस विक्रम के घावों पर से मिला है। ये विक्रम के हाथ पर ये खरोंचों के निशान है ना, इन पर से हमें वो पाउडर मिला है। और ये केमिकल डेड बॉडीज को, लाशों को प्रिजर्व करने के काम में आता है, ताकि लाश सड़े ना। बिल्कुल। और ये केमिकल 4 दिन पुराना है। साळुंखे, विक्रम 4 दिन पहले जिंदा था। वही तो। ओह, तो मतलब वो केमिकल पाउडर उस बॉडी पर से मिला जो विक्रम पर गिरी थी। बिल्कुल बॉस, जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि खूनी ने किसी का खून करने के लिए एक लाश को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। पर सर, जिसने भी ये मर्डर किया है उसे ये कैसे पता था कि विक्रम एग्जैक्ट उसी जगह खड़ा होगा जहां डेड बॉडी गिरेगी? प्लानिंग पूर्वी, प्लानिंग। वो लाश बिल्डिंग के छत से कहां पर गिरेगी ये खूनी ने पहले ही डिसाइड किया था। और इसमें खूनी अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी थे। कोई ऐसे लोग जो विक्रम को पहले से ही जानते थे। बस उसमें से एक ने किसी बहाने विक्रम को उस बिल्डिंग के नीचे लाया और अपनी बातों में उलझाकर ठीक उसी जगह पे खड़ा किया जहां पर लाश गिरने वाली थी। बस जैसे ये लोग बातों में उलझ गए, उसके साथी ने ऊपर से बॉडी विक्रम पर गिरा दी। और इससे पहले कि दीपक, जतिन और बाकी के लोग वहां पर पहुंचते, नीचे खड़े हुए उसके साथी ने वो लाश गायब कर दी। एग्जैक्टली। बस अब शहर में जितने भी मॉर्ग्स हैं उनके यहां से पता लगाना पड़ेगा कि कोई लाश गायब हुई थी क्या।
सर, ये आखिरी मॉर्ग बजा है। सुनो। जी सर। यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं उन सब की लिस्ट बनी है, सबके बारे में डिटेल रखे तुम्हारे रिकॉर्ड बुक में। जी सर। तो फिर यहाँ से लाशें गायब कैसे होती है? सर ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ से लाश गायब हुई थी ना? नहीं सर। पिछले 4 दिनों में यहाँ से लाश गायब हुई थी या नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और लाश कैसे गायब हो सकती है सर? नहीं, कैसे लाश गायब हुई थी या नहीं? नहीं सर। मतलब यहाँ से कोई भी लाश गायब नहीं हुई है? नहीं। पहचाना इस शर्ट को? अरे सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही शर्ट है जैसा विक्रम ने पहना था। एग्जैक्टली। हाँ सर। इस शर्ट को देखो, देखो इस शर्ट को। इसे देखकर तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलती है या नहीं? सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? किसका शर्ट है ये? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेची थी ना लाश? बेची थी या नहीं? सर। किसे बेची थी? क्यों बेची थी? साहब उसने मुझे थोड़े पैसे दिए थे, 2-3 घंटे के लिए लाश यहाँ से गायब थी साहब, फिर वापस आ गए थे। किससे बेची थी लाश? कौन लेकर गया था लाश को? कोई लड़की थी? नहीं साहब, एक आदमी था। क्या कहा? लड़की नहीं थी, कोई आदमी था? सच बोल रहे हो तुम? हाँ साहब, सच्ची। एक बात याद रखना, तुम्हारे इस लालच की वजह से एक आदमी की जान चली गई है, समझे? ले चलो इसे ब्यूरो में, इसे स्केच बनाओ उस आदमी का जो लाश लेकर गया था। थैंक्स। ओके सर, ओके सर। तो ये है, ले जाओ इसे। सर मुझे माफ कर सर। इसे लाश बेची थी ना तुमने? हाँ? इसे लॉकअप में लेकर जाओ, अच्छे से सबक सिखाओ। सर गलती हो गई सर। चल। निखिल, सब हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, देखो इसके बारे में कुछ मिलता है क्या? हाँ। आई सही श्रुति। माफ कीजिए श्रुति जी, ऐसे टाइम में आपको बुलाकर हम तकलीफ देना नहीं चाहते, मगर क्या करें, मजबूर हैं हम। बात ही कुछ ऐसी है। आइए, अब बैठिए, बैठिए प्लीज। श्रुति जी। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मोनिका जैसी लड़की इन सब चीजों में शामिल हो सकती है। बहुत ही सीधी सादी लड़की थी सर, बहुत नेक नियत की थी। श्रुति जी, ये पैसा ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों की नीयत बिगाड़ देता है। विक्रम का मोनिका पर बहुत विश्वास था, बहुत भरोसा था, मगर मोनिका ने विश्वासघात किया विक्रम के साथ। जब विक्रम को पता चला तो इससे पहले कि वो कुछ करे मोनिका के खिलाफ, मोनिका ने ही विक्रम को। सर। हाँ सर, इस आदमी का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है सर। रिकॉर्ड नहीं है? नहीं सर। अच्छा, श्रुति जी देखिए इस आदमी को। क्या आपने इस आदमी को कभी देखा है? आप जानती है इसे? जी नहीं सर, लेकिन क्यों? श्रुति जी, आपके पति विक्रम के खून के साथ इस आदमी का संबंध है, जरा याद करके देखिए। शायद आप जानती हो इसे या देखा है। नहीं सर,
मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। पूर्वी, छोड़ो इसे। सब हेलो। जी जी, ओके, ठीक है, थैंक यू। सर, मोनिका की माँ का पता चल गया है। चल गया है? कहाँ पर? मुंबई के बाहर किसी छोटे से गांव में रहती है, वो भी अकेले। मोनिका की माँ मुंबई के बाहर किसी गांव में अकेले रहती है, तो इससे बढ़कर अच्छी जगह क्या हो सकती है छुपने के लिए? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मेरी मोनिका ने विक्रम साहब को मारा? अरे वो तो उसकी मदद किया करते थे। जरूर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। अरे वो तो कितनी सीधी सी थी। कहाँ है वो? बोलिए, कहाँ है मेरी बेटी? माँ जी, उसी का तो पता लगाने हम लोग आए हैं। हमें लगता है कि वो इस खून से बच के भाग रही है। गलत कह रहे हैं आप सब लोग। मैं नहीं मानती आपकी बात। देखिए माँ जी, जो सच है हम लोग वो बता रहे हैं। सच? अरे उसका सच तो मैं हूँ, उसकी बीमार माँ। अरे वो 30,000 कमाती है, उसमें से 20,000 मेरी बीमारी पे खर्च कर देती है। और पता है कि कितने तंग हाल में वो जिंदगी काट रही है वो शहर में। मोनिका अपनी सैलरी में से 20,000 आप पर खर्च कर देती है। जी हाँ, मेरे इलाज पे खर्च कर देती है। तो मोनिका का घर जो हमने देखा था वो। हाँ विवेक, ना टीवी ना फ्रिज, एकदम सादा सा घर था। हाँ सर, मुंबई जैसे शहर में 10,000 में घर चलाना आसान नहीं है सर। साहब, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जरूर मेरी बेटी किसी मुश्किल में होगी। कल संडे था, वो हर संडे को मुझे मिलने आती है, पर कल नहीं आई। फोन भी नहीं किया उसने। उसने आपको फोन भी नहीं किया? आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी उनसे? परसों शनिवार को, कह रही थी कल आऊंगी। उसकी कोई मीटिंग थी, वो खत्म करके आने वाली थी। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। देखिए माँ जी, अब घबराइए मत प्लीज, वो वापस आ जाएगी। अगर उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, तो उसे कुछ नहीं होगा। आप हिम्मत रखिए, आप इनका ख्याल रखना। सर, ये मोनिका अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ कर रही है, इतना त्याग कर रही है। सर, आपको लगता है कि वो इस मर्डर में इन्वॉल्व होगी? पता नहीं निखिल, जॉन्टी ने जो हमसे कहा और यहाँ पे आने के बाद जो हमें मोनिका के बारे में पता चला, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमें दिख कुछ और रहा है और है कुछ और। सलाम साहब। सलाम। ये बताओ, मोनिका जो दीपेन और विक्रम की सेक्रेटरी है। जी, वो तो आज ऑफिस नहीं आई। मालूम है। तुमने आखिरी बार मोनिका को कब देखा था? कल जब आप लोग आए थे। मोनिका मैडम और साहब लोग का कुछ मीटिंग था साहब। और ये मीटिंग खत्म कब हुई? मतलब मोनिका घर कब गई? शाम को साहब। तो वो अकेली थी या कोई और भी था साथ में? अकेली थी साहब। यहाँ से निकली और रोड के उस पार से ऑटो पकड़ लिया, हमेशा की तरह। थैंक्स। हमेशा की तरह मतलब कोई ना कोई रिक्शा वाला तो उसे पहचानता ही होगा। साहब, ऑटो खाली नहीं है। अरे बोला ना साहब, ऑटो खाली नहीं है। 12। इस लड़की को यहाँ पे आसपास कहीं देखा है क्या? ये हाँ, ये कल शाम को आई थी साहब। तुम्हारे ऑटो में बैठ के गई थी कहीं? हाँ साहब, कल मीरा रोड के लिए बैठी थी मेरे ऑटो में साहब। सर, शायद मोनिका अपनी माँ से मिलने जा रही हो। पता नहीं साहब, लेकिन इतना याद है कि एक गाड़ी आई और उसमें बैठ के चली गई, बस। गाड़ी का नंबर याद है? देखा कुछ? नंबर तो याद नहीं साहब। कार का रंग तो याद होगा ना? हाँ, लाल रंग की छोटी कार थी साहब। लाल रंग की छोटी कार?
ओहो, थैंक यू। अब समझ में आया कि किसकी बात कर रहा है। लाल रंग की छोटी कार। जांटे! जांटे दरवाजा खोलो! जांटे! हट जा। जांटे! ऐसा लगता है ये जॉन्टी भाग गया। ओह नो। क्या हुआ सर? इस आदमी को हमने अभी भी बाहर देखा था। ये वही आदमी है जिसने उस वार्ड बॉय को लाश के लिए रिश्वत दी थी। ए, रुक जा। फिर मानेगा नहीं से। ए, रुक। भाग के कोई फायदा नहीं है। अबे रुक। रुक जा। भाग सकता है तो गोली से तेज भाग। सर, ये क्या? हाँ? आखिर तू है कौन? ओह, तुम जॉन्टी। तो तुम हो विक्रम की मौत के पीछे। डिटेक्टिव बन के हमें ही झांसा दे रहे थे तुम। उल्टा रास्ता दिखा रहे थे हमें। हाँ? बोल, क्यों मारा तुमने विक्रम को? सर मुझे मत मारो। मैं तो एक मोहरा हूँ। मुझे पैसे दिए गए थे। मैंने अकेले ने नहीं मारा है विक्रम को। किसने दिए पैसे तुम्हें? कौन है तेरा बॉस? हाँ? पैसे किसने दिए तुम्हें? बस बताता हूँ सर। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो। हाँ, कौन? मैं कौन हूँ ये मत पूछ, जो बोल रहा हूँ वो सुन। कौन बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? नहीं, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं विक्रम को भी जानता था और मोनिका को भी। ये क्या बकवास कर रहे हो यार तुम? हाँ? कौन बोल रहे हो? देखो, सीआईडी को ये लगता है कि विक्रम को मोनिका ने मारा है, पर मुझे पता है कि ये झूठ है। क्या चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी जुबान सीआईडी के सामने न खुले, तो मढ़ आइलैंड के पास आकर मुझसे मिलो। आज रात ठीक 11 बजे। ओके। पहले जाके मोनिका को देखता हूँ, फिर जाके मढ़ आइलैंड में इससे निपटता हूँ। तुम तो देखो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? बहुत होशियार बनती थी ना तू। सीआईडी को जॉन्टी के पास तूने भेजा था ना? जॉन्टी? जॉन्टी कौन है? मैं कोई जॉन्टी को नहीं जानती। मेरी माँ बीमार है, मुझे जाने दो प्लीज। चल ठीक है, मैं तुझे आजाद करने ही तो आया हूं। चल जा, जा अपनी माँ के पास जा। सच? और नहीं तो क्या? मैं तुझे जिंदगी से आजाद कर देता हूं। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। मुझे मत मारो प्लीज। मैं सच बोल रही हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं विक्रम की वाइफ का पीछा किया करता था। एक दिन उसे पता चल गया। उसने बोला कि वो मुझे जान से मार देगा अगर मैंने श्रुति का पीछा किया तो। मगर तू माना नहीं। तू ठहरा बदमाश, है ना? बहुत कोशिश की तूने पति और पत्नी के बीच में फूट डालने की। क्यों?
और ये जॉन्टी तुम्हारे साथ कहां से चिपक गया? विक्रम उसे मुझ पे नजर रखने के लिए रखा था। मैंने उसे ज्यादा पैसा देके पटा लिया, उसे विक्रम को मारने के लिए राजी कर लिया। एक दिन जॉन्टी ने विक्रम को फोन किया और बिल्डिंग में मिलने के लिए बुलाया। कमाल है, जिस खून के तुम गवाह थे वो खून तुमने ही किया है और उसे आप दिखाने की कोशिश की है? मालूम है फांसी कैसे दी जाती है? रस्सी से लटका दिया जाता है और इसमें सिर्फ वही आदमी मरता है जिसे फांसी दी जाती है, दूसरा नहीं। जैसे बेचारा विक्रम मारा गया था। ले जाओ इसे। चल। सर, मेरी माँ। आपकी माँ बिल्कुल ठीक है और उन्हें खबर पहुंचा दी गई है कि आप भी ठीक हैं। देखिए, आप हम लोग को माफ कीजिएगा, हमने आप पे शक किया। चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.